प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की फोन पर बात। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर हुई बात। पीएम मोदी ने डायलॉग और डिप्लोमेसी पर फिर दिया जोर। पुतिन ने रूस के ताजा घटनाक्रम की दी जानकारी। दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में पहुंचे पीएम मोदी। डीयू को सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं बल्कि बताया आंदोलन। कहा, भविष्य की शैक्षिक नीतियों और फैसलों के कारण भारतीय विश्वविद्यालयों की बढ़ रही है मान्यता। 2014 में क्यूएस विश्व रैंकिंग में थे 12 भारतीय विश्वविद्यालय, आज हुए 45। प्रधानमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय आने जाने के लिए की मेट्रो की सवारी। यात्रा के दौरान की लोगों से बातचीत। प्रधानमंत्री से मिलकर उत्साहित हुए यात्री। पीएम ने कहा, युवाओं को अपने सहयात्रियों के तौर पर पाकर हुई खुशी। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत राजस्थान पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने उदयपुर की रैली में गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। गहलोत सरकार को बताया भ्रष्टाचार और कुशासन की सरकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रैलियां, कांग्रेस पर साधा निशाना। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर गठित समिति ने कहा, यूसीसी का ड्राफ्ट है तैयार, जल्द ही सौंपेंगे प्रदेश सरकार को। कार्मिक लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने विधि आयोग के प्रतिनिधियों को 3 जुलाई को बुलाया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला जत्था किया रवाना। जगह जगह यात्रियों का हुआ जोरदार स्वागत। नुनुआ बेस कैंप पहुंचा श्रद्धालुओं का जत्था। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कल होंगे रवाना। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू होगी 62 दिन चलने वाली यात्रा। भारत ने 8वीं बार जीता एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब। ईरान को रोमांचक मुकाबले में दी 42-32 से शिकस्त। पूरी प्रतियोगिता में अजेय रही टीम इंडिया। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने शुक्रवार को टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बातचीत के दौरान द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ आपसी हितों से जुड़े विषयों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के हालिया घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। यूक्रेन को लेकर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने संवाद और कूटनीति की जरूरत को दोहराया। दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच खास रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रयास जारी रखने और परस्पर संपर्क बनाए रखने पर भी सहमति जताई। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने देश में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन को मंजूरी दी है। अगले 5 सालों में एनआरएफ पर 50,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। ये खर्च देश में हो रहे मौजूदा खर्च के अलावा होगा। आपको बता दें कि देश में फिलहाल रिसर्च पर जीडीपी का 0.7% ही खर्च होता है, जो विकसित देशों में 3% है। क्या असर होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन का? डीडी न्यूज संवाददाता अजय मिश्र ने इसे समझने की कोशिश की प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय सूद से। भारत में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को हरी झंडी दे दी है और उम्मीद ये की जा रही है कि अब संसद से इसे जल्द ही एक विधेयक के रूप में पारित किया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि एनआरएफ की होगी और उसके जो हेड हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अजय सूद जी। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो सबसे बड़ी बात की ये जो एनआरएफ प्रपोज किया गया है, जो अभी करंट आर&डी इकोसिस्टम है उसमें क्या बदलाव लेकर के आएगा? देखिए, अब इसमें एक ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एनआरएफ विल ओवरसी
the entire R&D ecosystem in the country. It will bring synergy among various partners in our entire R&D system. तो इनके अपने फंड्स हैं जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम एकेडमिया, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को एक तरह से साथ में लाके सिनर्जाइज करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें पूरे देश में जो नंबर ऑफ रिसर्चर्स हैं पर लैख हमारे कंट्री में भी बहुत कम है, उसको आप बढ़ाइए, क्योंकि हर कंट्री का जो R&D जो स्ट्रेंथ होती है, टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ, वो नंबर ऑफ रिसर्चर्स पे डिपेंड करती है, कितनी हमारी टेक्निकल वो है शक्ति है। तो एक तो ये कोशिश रहेगी कि हम बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको हम अभी अपने बीच में नहीं ले पाए उनको भी जाएं, और जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं उनका जो लेवल है R&D का उसको आगे बढ़ाएं। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को करना पड़ेगा। अगले 5 सालों में ये कहा जा रहा है कि सर कि 50,000 करोड़ रुपए का खर्च जो पूरा का पूरा अभी एक फिगर सामने आया है, लेकिन इसमें कितना गवर्नमेंट का शेयर होगा, इंडस्ट्री से आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना होपफुल हैं आप? गवर्नमेंट 14,000 करोड़ फॉर 5 years कमिटेड है इसमें कैबिनेट अप्रूवल में, और जो बाकी का है हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसमें इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन करें, फिलैंथ्रोपी करें और इंटरनेशनल फाउंडेशंस को साथ में लाएं। हर एक उसको जो जिससे हम R&D को जोड़ सकते हैं और जो हमारे साथ इस अभियान में जुड़ेगा वो सबका इट्स मोस्ट वेलकम। तो ये मॉडल क्या काम कर पाएगा, और अगर ये मॉडल काम करता है तो जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि भारत में इकोसिस्टम अच्छा नहीं इसलिए लोग अमेरिका जैसे दूसरे देश में जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन जैसे वाली चीज़ है, तो क्या हम वापस ब्रेन गेन की तरफ कुछ उम्मीद लगा सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे हम अपने R&D, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे, हमारे जो युवक हैं वो क्यों बाहर जाते हैं? उनको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, उनको चैलेंजेस चाहिए, उनको ये चाहिए कि उनकी जो शक्ति है इंटेलेक्चुअल पावर उसका यूज़ हो। हम जब इन कंडीशंस को अपने देश में क्रिएट करेंगे, NRF एक जरिया बनेगा जो बाकी जरियों के साथ जुड़ के बनेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे पूरी तरह से ब्रेन गेन पे काम आएगा। प्रोफेसर सूद, चूंकि आप इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ जुड़े हुए हैं, क्या हम उम्मीद करें कि IISc बैंगलोर जैसी संस्थाएं, कई सारी संस्थाएं देश में होंगी और NRF इसमें कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर पाएगा? बिल्कुल। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एक जैसे आपने कहा अपने आप में एक मिसाल है कि 120 सालों से इसने काफ़ी योगदान दिया है पूरी कंट्री की S&T में और ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करने में। जब ये नए रिसोर्सेज हमारे पास आ रहे हैं NRF में, और भी बहुत ज़्यादा संस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जो इसको लेकर आगे बढ़े। इसको हमें बहुत बढ़ाना होगा और ये देखना होगा कि जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो जो भी चैलेंजेस हैं उसको कर पा रहे हैं। ये नहीं कि भाई आप सिर्फ काम कर रहे हैं बिना मन के, ऐसा नहीं है। आपने एस्पिरेशंस का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया था जब वो अमेरिका में थे। अभी पिछले हफ्ते उन्होंने जब वो नेशनल साइंस फाउंडेशन, और बहुत सारे लोग कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो NRF होगा वो नेशनल साइंस फाउंडेशन की ही तरह कुछ काम करेगा। मैं उनका बजट देख रहा था सर, वो $10 बिलियन का है उनका 1 साल का बजट, करीब 80,000 करोड़ रुपए। क्या हम कुछ कोलैबोरेशन देखेंगे नेशनल साइंस फाउंडेशन जैसी एजेंसी से आगे जाते हुए NRF के? हाँ, कोलैबोरेशन तो ज़रूर NSF हो या कोई और एजेंसी जो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे और जो हमें ऑलरेडी फीलर्स हैं जो हैं, उसका बहुत ही वेलकम है, क्योंकि हमें हर की बेस्ट प्रैक्टिसेस से कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरे जो हमारे युवा वैज्ञानिक हैं और जो इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल पीपल हैं, उनको हम बेस्ट यूनिवर्सिटीज से कैसे जोड़ पाएं, उस जोड़ने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। बिना रिसोर्सेज के जो कोलैबोरेशन है वो हाफ हार्टेड होती है। तो
तो ये जो NRF है अंडर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विल एनकरेज इट। सर, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की शुरुआत की, अब वो रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव पर भी काम करें, तो क्या ये पॉसिबिलिटी हम देख सकते हैं फ्यूचर में? ये हमारा ड्रीम है कि रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव होने चाहिए, जिससे हमारी इंडस्ट्री का R&D बजट और बढ़े, क्योंकि जब उनको लगेगा कि ये इंसेंटिव हैं तो ज़रूर बढ़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर ऐसा कुछ होगा। और ये जो हमारा NRF है, जिसमें हम इंडस्ट्री को भी ला रहे हैं और एकेडमिशियन को ला रहे हैं, ये एक मुझे लगता है कि ये शुरुआत है एक स्ट्रक्चर्ड वे में करने की। अभी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, पर इस तरह से हम लगता है कि NRF से हम इसको स्ट्रक्चर्ड वे में शुरू कर पाएंगे। प्रोफेसर सिद्ध, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि जिस कनेक्ट की बात हम लोग लगातार सेमिनार्स में कर रहे थे, वो ज़मीन पर आता हुआ दिख रहा है। बहुत शुभकामनाएं आपको इस नए रोल के लिए, और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही ये संसद से विधेयक पारित हो और NRF का गठन जल्दी से जल्दी हो, जिससे देश में नवाचार और शोध इसको बढ़ावा मिल पाए। कैमरामैन राजेश रिकी के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। PM शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री शहडोल जिले के पकरिया गांव का दौरा करेंगे और ग्रामीणों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री पूरे राज्य में लगभग 3 करोड़ 57 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 1 जुलाई को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री के शहडोल आगमन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री अपने शहडोल दौरे के दौरान पकरिया गांव आएंगे, जहां पर कि वो जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद करेंगे। साथ ही वो यहां पर जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ भोजन भी करेंगे। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है यहां पर, और बड़ी संख्या में यहां पर जो जनजातीय समुदाय के लोग होंगे, खासतौर पे उसमें जो स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं और पेशा एक्ट से संबंधित जो लोग हैं, वो PM से संवाद करेंगे। इसके अलावा फुटबॉल क्रांति जो कि जनजातीय यहाँ पर क्षेत्र है, वहाँ पर बड़ी संख्या में जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं जनजातीय समुदाय के, उनसे प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। जातीय समाज के जो मुखिया हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री जी का यहाँ संवाद होगा। कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जनजातीय बंधुओं के साथ भोजन होगा, और कोशिश है कि यह सब प्राकृतिक नैसर्गिक वातावरण में हो। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान के तहत देश के 17 राज्यों के 7 करोड़ से ज्यादा जनजातीय लोगों की जांच कराई जाएगी और उनको एक विशेष कार्ड दिया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया की जांच 40 साल से कम उम्र के लोगों की होगी। सरकार ने 2047 तक देश से सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इस कार्यक्रम के तहत 7 करोड़ से अधिक हमारे सभी ट्राइबल भाई बहनों को स्क्रीनिंग करके उसको सिकल सेल के लिए कार्ड दिया जाएगा। और सिकल सेल नाबूदी के लिए स्क्रीनिंग बहुत आवश्यक होता है। सभी का स्क्रीनिंग हो जाने से कौन व्यक्ति सिकल सेल कैरियर है, सिकल सेल ग्रस्त है या तो सिकल सेल मुक्त है, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। और इस आइडेंटिफिकेशन से फायदा ये होगा कि भविष्य में सिकल सेल को आगे बढ़ने में हम रोक पाएंगे, और आगे बढ़ने में रोकने के बाद हम देश को सिकल सेल मुक्त कर पाएंगे। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य, जनजातीय कार्य, आयुष मंत्रालय और देश के 17 राज्यों के प्रतिनिधि ऑनलाइन शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के 20 जनजातीय बहुल जिलों के 89 विकास खंड के करीब 3000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के 2 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक काउंसिलिंग कार्ड का वर्चुअली वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सिकल सेल ऑपरेशन गाइडलाइन का अनावरण, नेशनल सिकल सेल पोर्टल और डैशबोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 3.57 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने की मुहिम की शुरुआत भी करेंगे।
राष्ट्रीय सिकल सेल मिशन उन्मूलन मिशन जिसकी घोषणा बजट में की गई थी, उसके शुभारंभ का कार्यक्रम है जो कि 17 राज्यों में हो रहा है। अगर मैं मध्य प्रदेश विशेष की बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस में पहले एक पायलट का शुभारंभ किया था जब झाबुआ अलीराजपुर पे। उसके उत्साहवर्धक परिणामों को देखते हुए अब इस कार्यक्रम का विस्तार मध्य प्रदेश में भी 20 जिलों में किया जा रहा है और हमारे 89 जो आदिवासी विकास खंड है वहां होगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर इलाके के लोगों में काफी उत्साह है। आदिवासी बहुल शहडोल और आसपास के लोग प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर खासे उत्साहित हैं। यहाँ जनजातीय समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। पहले तो यहाँ एक छोटा नेता भी नहीं आता था गांव में, आज कल हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सभी बच्चों बूढ़ों में बहुत उत्साह है। मेरे लिए और मेरे ग्रामवासियों के लिए, अपने जिले के लिए बहुत खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री शिवराज सिंह चौहान जी एक साथ आ रहे हैं। कार्यक्रम में प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन संबंधी फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीणों एवं जन प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद करेंगे और सामूहिक भोज में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही लखपति दीदियों, ग्राम सभाओं, फुटबॉल खिलाड़ियों और जनजातीय मुखियाओं से भी प्रधानमंत्री के संवाद का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिला शहडोल के लालपुर के इसी मैदान से पीएम मोदी जब सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत करेंगे तो ये जनजातीय समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी जो पीढ़ियों से इस बीमारी का दंश झेलने को मजबूर हैं। साथ ही प्रधानमंत्री यहां एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कैमरामैन संदीप और अपने सहयोगी अजीत द्विवेदी के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, शहडोल। प्रधानमंत्री मोदी के शहडोल दौरे को लेकर आम लोगों में जबरदस्त उत्साह है। लोग पीएम मोदी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खुशी महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे माननीय पीएम सर हमारे गांव पगरिया में शहडोल जिला में आ रहे हैं। तो हम आजीविका मिशन से जुड़ करके आज हम लखपति दीदी बन गए हैं। अब हम सर माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से हो सकता है करोड़पति भी बन जाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का आगमन हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी हर्ष की बात। हम कभी ये नहीं सोचे थे कि हमारे पास पक्का मकान होंगे या कि वो गैस चूल्हे जलेंगे या कि हमारे पास शौचालय होंगे। हम कभी नहीं सोचे थे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी का ही देन है। हमारे गांव पकरिया में श्रीमान हमारे पीएम सर आ रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत तहे दिल से उनके स्वागत में लगे हुए हैं। उनके आने से इतनी उत्सुकता और खुशी है कि पहली बार मिलने जा रहे हैं उनके सामने और पहली बार करीबी से उनसे मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नई दिल्ली में 17वें भारतीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। इसका उद्देश्य सहकारी आंदोलन में विभिन्न रुझानों पर चर्चा करना, अपनाए जा रहे सर्वोत्तम तौर तरीकों को प्रदर्शित करना, उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार विमर्श करना और भारत के सहकारी आंदोलन के विकास के लिए भविष्य की नीतिगत दिशा तैयार करना है। इस कांग्रेस में करीब 7 से 8 देशों के प्रतिनिधि आएंगे और करीब 24 से ज़्यादा विदेशी प्रतिनिधि आएंगे। इस कांग्रेस में देश के प्राइमरी सोसाइटी से लेकर तहसील, डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश और नेशनल लेवल के लीडर करीब 3,500 से ज़्यादा लोग को हमने बुलाया है और ये लीडर्स के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से माननीय प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिलेगा। देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को 3 साल का एक और कार्यकाल दे दिया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनको फिर से नियुक्त किए जाने को मंजूरी दे दी है। तुषार मेहता को 10 अक्टूबर 2018 को सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। बाद में उनके कार्यकाल में विस्तार किया गया था। साथ ही 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी 3 साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किए गए हैं। जिन्हें फिर से नियुक्त किया गया है उनमें विक्रमजीत बनर्जी, KM नटराज, बलबीर सिंह, SV राजू, N वेंकट रमन और ऐश्वर्या भाटी शामिल हैं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में हलचल तेज होती जा रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार कर लिया है। उधर संसद की स्थायी समिति में भी इसको लेकर मंथन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला और कहा कि एक ही घर में दो कानून कैसे चल सकते हैं। पीएम मोदी के इस बयान के बाद देश में सियासी घमासान मच गया है। तमाम राज्यों में इसको लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। उत्तराखंड में जल्दी ही इस पर बड़ी पहल हो सकती है। उत्तराखंड में सत्ता पर काबिज होने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता पर कमेटी बनाई थी। कमेटी ने इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं और लोगों से बात की। 4 जुलाई 2022 से शुरू हुई बैठकों के सिलसिले में अब तक 63 बैठकें हो चुकी हैं। शुक्रवार को कमेटी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और जल्दी ही इसे प्रदेश सरकार को सौंप दिया जाएगा। That the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee, along with the draft code, would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand. And I can tell you that will be very soon. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता प्रदेश की जनता की सहमति से लागू होने जा रही है। संविधान की धारा 44 उसमें प्रावधान है कि एक समान कानून सब जगह होना चाहिए और इसके लिए हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस आम चुनाव में विधानसभा में हमने उनके सामने ये प्रस्ताव उत्तराखंड की जनता के सामने रखा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपना बहुमत दिया, अपना समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सेवा का मौका देकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में, उनको बनाने की दिशा में उन्होंने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। कुछ दिन पहले ही 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता से विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू की थी। आयोग द्वारा जनता, सार्वजनिक संस्थान और धार्मिक संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों से 1 महीने में इस मुद्दे पर राय मांगी गई है। अब कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने विधि आयोग के प्रतिनिधियों को 3 जुलाई को उसके सामने पेश होने के लिए बुलाया है। संसदीय स्थायी समिति के प्रमुख और भाजपा सांसद सुशील मोदी का कहना है कि बैठक का किसी तरह से राजनीति से कोई संबंध नहीं है। कमेटी में विमर्श पत्र पर चर्चा होगी। ये जो लॉ एंड जस्टिस की कमेटी है, इसके अधिकार क्षेत्र में आता है पर्सनल लॉज पर विचार करना। इसलिए लॉ कमीशन का जो कंसल्टेशन पेपर है, जो विमर्श पत्र है, उस पर कमेटी विचार करेगी, उस पर कमेटी चर्चा करेगी और सभी पार्टी के लोग रहेंगे। तो इसको कोई पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है। ये तो जो कंसल्टेशन पेपर है उस पर चर्चा होगी कमेटी के अंदर। देश में इस मसले पर जारी सियासत के बीच कांग्रेस समेत कई दल इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो बीजेपी को विपक्ष के कुछ दलों का साथ भी मिल रहा है। आम आदमी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट भी इसका सैद्धांतिक तौर पर समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र है। समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून। इसमें धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग का भेद नहीं होगा, बल्कि विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति पर समान कानून होंगे। देश में धर्म के आधार पर कई निजी कानून लागू हैं, लेकिन अगर समान नागरिक संहिता को भविष्य में लागू किया जाता है तो देश में सभी धर्मों के लिए वही कानून लागू होगा जिसे भारतीय संसद द्वारा तय किया जाएगा। विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शनिवार से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। श्रद्धालुओं को सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना ना करना पड़े और अगर ऐसी नौबत आती है तो उन्हें समय रहते दुर्गम पहाड़ी इलाके में भी सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएं, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने पंथा चौक के एक ट्रांजिट कैंप में किए गए इंतजामों का जायजा लिया। पंथा चौक के ट्रांजिट कैंप में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस
कैंप को कहा जा सकता है कि यात्रा का शुरुआती पड़ाव। देश भर से जो भी यात्री आते हैं वो पहले यहाँ पर रुकते हैं, उसके बाद अपने अलग अलग रूट्स पर, जो बालटाल से जाना चाहते हैं बालटाल से, जो पहलगाम से जाना चाहते हैं पहलगाम से, यहीं से होकर जाते हैं। क्या है इस ट्रांजिट कैंप का महत्व, ये जानने के लिए संयोजक हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम जान लेते हैं। ये यात्रा का प्रशासन द्वारा ट्रांजिट कैंप बनाया गया है। जो यात्री जम्मू से चल के आते हैं, लेट हो जाते हैं 3 बजे के बाद, उनको यहाँ रोका जाता है। और जो वापसी यात्रा में आते हैं बालटाल से, जम्मू की तरफ जाना है, वो लेट हो जाते हैं, उनको भी यहाँ रोका जाता है। जिनकी संख्या रोजाना यात्रा के दौरान करीब 4 से 5 हजार रहती है। तो इस कैंप में 5000 से ज्यादा यात्रियों की रुकने की सुविधा है और तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। लंगर की सुविधा है और चिकित्सा संबंधी सुविधा भी यहाँ पर, 4 बेड का एक हॉस्पिटल है। इसके अलावा यहाँ पर एक मदद सहायता केंद्र भी बना हुआ है, जिसमें अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर यात्री करा सकते हैं, रुक सकते हैं। बहुत सारे यात्री भी इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर रुके हुए हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ, जो लंगर कमेटी की व्यवस्था है, हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, सुरक्षा है, साफ सफाई की व्यवस्था, और इतनी बड़ी तादाद में जो कि 4 से 5 हजार लोगों को ठहरने की, उनके शौचालय, पीने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था बहुत ही अच्छा है, काबिले तारीफ है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर महिला यात्री भी हैं जो कि दूर दराज के इलाकों से आई हैं। आप जयपुर से जयपुर से आई हैं? हाँ, पहली बार आई हैं? पहली बार। अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा। इसमें कितना रेस्ट मिल जाता है? बहुत रेस्ट मिला अभी, बहुत ज्यादा। तो आप देख सकते हैं कि जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं बेहद खुश हैं, और कई यात्री ऐसे हैं जिनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आने के बाद उन्हें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ इस ट्रांजिट कैंप की वजह से, क्योंकि यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर उन्हें गाइडेंस भी मिल रहा है, यहाँ पर ऑन द स्पॉट उनका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और यहाँ पर रहने की भी सुविधा है। और जिनका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है वो भी आने के बाद थोड़ा रेस्ट करके, थोड़े गाइडेंस लेके यहाँ से आगे जा सकते हैं। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है ये कैंप प्रशासन के कदमों में इस यात्रा को सुखद बनाने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। तो है देखे बिना मोहे नाही चैन, पिया का है तुम डगर चलत बोरी रोकत डगरिया। एक ऐसी शास्त्रीय गायिका जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत को और संगीतकारों को समर्पित कर दिया। जब रियाज समझ के करोगे तो तासीर नहीं मिलेगी, जब तक उनका नूर नहीं आएगा तो उसका कोई असर ही नहीं है। जिस दिन बाबा मुझे कहे भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तुम्हारे साथ जुगलबंदी कर रहा है, तुमको पता चल रहा है तुम्हारे पास क्या हो रहा है? मैं ना अल्फाज को महसूस करती हूँ पहले, तो गाना यहाँ से नहीं ऑटोमेटिक यहाँ से आता है। आज जाने की जिद ना करो, विद्यते बालवत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की फोन पर बात। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर हुई बात। पीएम मोदी ने डायलॉग और डिप्लोमेसी पर फिर दिया जोर।
पुतिन ने रूस के ताजा घटनाक्रम की दी जानकारी। दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में पहुंचे पीएम मोदी। डीयू को सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं बल्कि बताया आंदोलन। कहा, भविष्य की शैक्षिक नीतियों और फैसलों के कारण भारतीय विश्वविद्यालयों की बढ़ रही है मान्यता। 2014 में क्यूएस विश्व रैंकिंग में थे 12 भारतीय विश्वविद्यालय, आज हुए 45। प्रधानमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय आने जाने के लिए की मेट्रो की सवारी। यात्रा के दौरान की लोगों से बातचीत। प्रधानमंत्री से मिलकर उत्साहित हुए यात्री। पीएम ने कहा, युवाओं को अपने सहयात्रियों के तौर पर पाकर हुई खुशी। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत राजस्थान पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने उदयपुर की रैली में गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। गहलोत सरकार को बताया भ्रष्टाचार और कुशासन की सरकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रैलियां, कांग्रेस पर साधा निशाना। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर गठित समिति ने कहा, यूसीसी का ड्राफ्ट है तैयार, जल्द ही सौंपेंगे प्रदेश सरकार को। कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने विधि आयोग के प्रतिनिधियों को 3 जुलाई को बुलाया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला जत्था किया रवाना। जगह जगह यात्रियों का हुआ जोरदार स्वागत। नुनुआ बेस कैंप पहुंचा श्रद्धालुओं का जत्था। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कल होंगे रवाना। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू होगी 62 दिन चलने वाली यात्रा। भारत ने 8वीं बार जीता एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब। ईरान को रोमांचक मुकाबले में दी 42-32 से शिकस्त। पूरी प्रतियोगिता में अजेय रही टीम इंडिया। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने शुक्रवार को टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बातचीत के दौरान द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ आपसी हितों से जुड़े विषयों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के हालिया घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। यूक्रेन को लेकर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने संवाद और कूटनीति की जरूरत को दोहराया। दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच खास रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रयास जारी रखने और परस्पर संपर्क बनाए रखने पर भी सहमति जताई। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने देश में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन को मंजूरी दी है। अगले 5 सालों में एनआरएफ पर 50,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। ये खर्च देश में हो रहे मौजूदा खर्च के अलावा होगा। आपको बता दें कि देश में फिलहाल रिसर्च पर जीडीपी का 0.7% ही खर्च होता है, जो विकसित देशों में 3% है। क्या असर होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन का? डीडी न्यूज संवाददाता अजय मिश्र ने इसे समझने की कोशिश की प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय सूद से। भारत में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को हरी झंडी दे दी है और उम्मीद ये की जा रही है कि अब संसद से इसे जल्द ही एक विधेयक के रूप में पारित किया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि एनआरएफ की होगी और उसके जो हेड हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अजय सूद जी। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो सबसे बड़ी बात की ये जो एनआरएफ प्रपोज किया गया है, जो अभी करंट R&D इकोसिस्टम है उसमें क्या बदलाव लेकर के आएगा? देखिए, अब इसमें एक ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ये NRF विल ओवरसी द एंटायर R&D इकोसिस्टम इन द कंट्री. It will bring synergy among various partners in our entire R&D system.
तो इनके अपने फंड्स हैं जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम एकेडमिया, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को एक तरह से साथ में लाके सिनर्जाइज करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें पूरे देश में जो नंबर ऑफ रिसर्चर्स हैं पर लाख हमारे कंट्री में भी बहुत कम है, उसको आप बढ़ाइए, क्योंकि हर कंट्री का जो R&D जो स्ट्रेंथ होती है, टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ, वो नंबर ऑफ रिसर्चर्स पे डिपेंड करती है, कितनी हमारी टेक्निकल वो है, शक्ति है। तो एक तो ये कोशिश रहेगी कि हम बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको हम अभी अपने बीच में नहीं ले पाए उनको भी जाएं, और जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं उनका जो लेवल है R&D का उसको आगे बढ़ाएं। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को करना पड़ेगा। अगले 5 सालों में ये कहा जा रहा है कि सर कि 50,000 करोड़ रुपए का खर्च जो पूरा का पूरा अभी एक फिगर सामने आया है, लेकिन इसमें कितना गवर्नमेंट का शेयर होगा, इंडस्ट्री से आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना होपफुल हैं आप? गवर्नमेंट 14,000 करोड़ फॉर 5 years कमिटेड है इसमें कैबिनेट अप्रूवल में, और जो बाकी का है हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसमें इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन करें, फिलैंथ्रोपी करें, और इंटरनेशनल फाउंडेशंस को साथ में लाएं, हर एक उसको जो जिससे हम R&D को जोड़ सकते हैं, और जो हमारे साथ इस अभियान में जुड़ेगा वो सबका इट्स मोस्ट वेलकम। तो ये मॉडल क्या काम कर पाएगा, और अगर ये मॉडल काम करता है तो जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि भारत में इकोसिस्टम अच्छा नहीं इसलिए लोग अमेरिका जैसे दूसरे देश में जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन जैसे वाली चीज है, तो क्या हम वापस ब्रेन गेन की तरफ कुछ उम्मीद लगा सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे हम अपने R&D, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे, हमारे जो युवक हैं वो क्यों बाहर जाते हैं? उनको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, उनको चैलेंजेस चाहिए, उनको ये चाहिए कि उनकी जो शक्ति है, इंटेलेक्चुअल पावर, उसका यूज हो। हम जब इन कंडीशंस को अपने देश में क्रिएट करेंगे, NRF एक जरिया बनेगा जो बाकी जरियों के साथ जुड़ के बनेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे पूरी तरह से ब्रेन गेन पे काम आएगा। प्रोफेसर सूद, चूंकि आप इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ जुड़े हुए हैं, क्या हम उम्मीद करें कि IISc बैंगलोर जैसी संस्थाएं, कई सारी संस्थाएं देश में होंगी और NRF इसमें कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर पाएगा? बिल्कुल। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एक जैसे आपने कहा अपने आप में एक मिसाल है कि 120 सालों से इसने काफ़ी योगदान दिया है पूरी कंट्री की S&T में और ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करने में। जब ये नए रिसोर्सेज हमारे पास आ रहे हैं NRF में, और भी बहुत ज़्यादा संस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जो इसको लेकर आगे बढ़े। इसको हमें बहुत बढ़ाना होगा और ये देखना होगा कि जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो जो भी चैलेंजेस है उसको कर पा रहे हैं। ये नहीं कि भाई आप सिर्फ काम कर रहे हैं बिना मन के, ऐसा नहीं है। आपने एस्पिरेशंस का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया था जब वो अमेरिका में थे। अभी पिछले हफ्ते उन्होंने, जब वो नेशनल साइंस फाउंडेशन, और बहुत सारे लोग कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो NRF होगा और नेशनल साइंस फाउंडेशन की ही तरह कुछ काम करेगा। मैं उनका बजट देख रहा था सर, वो $10 बिलियन का है उनका 1 साल का बजट, करीब 80,000 करोड़ रुपए। क्या हम कुछ कोलैबोरेशन देखेंगे नेशनल साइंस फाउंडेशन जैसी एजेंसी से आगे जाते हुए NRF के? हाँ, कोलैबोरेशन तो जरूर NSF हो या कोई और एजेंसी जो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे और जो हमें ऑलरेडी फीलर्स हैं जो हैं, उसका बहुत ही वेलकम है, क्योंकि हमें हर की बेस्ट प्रैक्टिसेस से कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरे जो हमारे युवा वैज्ञानिक हैं और जो इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल पीपल हैं, उनको हम बेस्ट यूनिवर्सिटीज से कैसे जोड़ पाएं, उस जोड़ने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। बिना रिसोर्सेज के जो कोलैबोरेशन है वो हाफ हार्टेड होती है। तो ये जो NRF है, अंडर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन,
will encourage it. सर बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की शुरुआत की, अब वो रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव पर भी काम करें, तो क्या ये पॉसिबिलिटी हम देख सकते हैं फ्यूचर में? ये हमारा ड्रीम है कि रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव होने चाहिए, जिससे हमारी इंडस्ट्री का R&D बजट और बढ़े, क्योंकि जब उनको लगेगा कि ये इंसेंटिव हैं तो जरूर बढ़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि जरूर ऐसा कुछ होगा। और ये जो हमारा NRF है, जिसमें हम इंडस्ट्री को भी ला रहे हैं और एकेडमिशियन को ला रहे हैं, ये एक मुझे लगता है कि ये शुरुआत है एक स्ट्रक्चर्ड वे में करने की। अभी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, पर इस तरह से हम लगता है कि NRF से हम इसको स्ट्रक्चर्ड वे में शुरू कर पाएंगे। प्रोफेसर सिद्ध, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि जिस कनेक्ट की बात हम लोग लगातार सेमिनार्स में कर रहे थे, वो जमीन पर आता हुआ दिख रहा है। बहुत शुभकामनाएं आपको इस नए रोल के लिए, और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही ये संसद से विधेयक पारित हो और NRF का गठन जल्दी से जल्दी हो, जिससे देश में नवाचार और शोध इसको बढ़ावा मिल पाए। कैमरामैन राजेश रिकी के साथ है DD न्यूज, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। पीएम शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री शहडोल जिले के पकरिया गांव का दौरा करेंगे और ग्रामीणों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री पूरे राज्य में लगभग 3,57,00,000 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 1 जुलाई को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री के शहडोल आगमन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री अपने शहडोल दौरे के दौरान पकरिया गांव आएंगे, जहां पर कि वो जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद करेंगे। साथ ही वो यहां पर जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ भोजन भी करेंगे। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है यहाँ पर, और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो जनजातीय समुदाय के लोग होंगे, खासतौर पे उसमें जो स्वसहायता समूह की जो महिलाएं हैं और पेशा एक्ट से संबंधित जो लोग हैं, वो पीएम से संवाद करेंगे। इसके अलावा फुटबॉल क्रांति जो कि जनजातीय यहाँ पर क्षेत्र है, वहां पर बड़ी संख्या में जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं जनजातीय समुदाय के, उनसे प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। जातीय समाज के जो मुखिया हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री जी का यहाँ संवाद होगा। कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जनजातीय बंधुओं के साथ भोजन होगा, और कोशिश है कि यह सब प्राकृतिक नैसर्गिक वातावरण में हो। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान के तहत देश के 17 राज्यों के 7 करोड़ से ज्यादा जनजातीय लोगों की जांच कराई जाएगी और उनको एक विशेष कार्ड दिया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया की जांच 40 साल लोगों की होगी। सरकार ने 2047 तक देश से सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इस कार्यक्रम के तहत 7 करोड़ से अधिक हमारे सभी ट्राइबल भाई बहनों को स्क्रीनिंग करके उसको सिकल सेल के लिए कार्ड दिया जाएगा। और सिकल सेल नाबूदी के लिए स्क्रीनिंग बहुत आवश्यक होता है। सभी का स्क्रीनिंग हो जाने से कौन व्यक्ति सिकल सेल कैरियर है, सिकल सेल ग्रस्त है या तो सिकल सेल मुक्त है, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। और इस आइडेंटिफिकेशन से फायदा ये होगा कि भविष्य में सिकल सेल को आगे बढ़ने में हम रोक पाएंगे, और आगे बढ़ने में रोकने के बाद हम देश को सिकल सेल मुक्त कर पाएंगे। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य, जनजातीय कार्य, आयुष मंत्रालय और देश के 17 राज्यों के प्रतिनिधि ऑनलाइन शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के 20 जनजातीय बहुल जिलों के 89 विकास खंड के करीब 3000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के 2 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक काउंसिलिंग कार्ड का वर्चुअली वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सिकल सेल ऑपरेशन गाइडलाइन का अनावरण, नेशनल सिकल सेल पोर्टल और डैशबोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 3.57 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने की मुहिम की शुरुआत भी करेंगे। राष्ट्रीय सिकल सेल मिशन उन्मूलन मिशन जिसकी घोषणा बजट में की गई थी, उसके शुभारंभ का कार्यक्रम है जो कि 17 राज्यों में हो रहा है। अगर मैं मध्य प्रदेश विशेष की बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस में पहले एक पायलट का शुभारंभ किया था जब झाबुआ अलीराजपुर पे। उसके उत्साहवर्धक परिणामों को देखते हुए अब इस कार्यक्रम का विस्तार मध्य प्रदेश में भी 20 जिलों में किया जा रहा है और हमारे 89 जो आदिवासी विकास खंड है वहां होगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर इलाके
के लोगों में काफी उत्साह है। आदिवासी बहुल शहडोल और आसपास के लोग प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर खासे उत्साहित हैं। यहाँ जनजातीय समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। पहले तो यहाँ एक छोटा नेता भी नहीं आता था गांव में, आज कल हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सभी बच्चों बूढ़ों में बहुत उत्साह है। मेरे लिए और मेरे ग्रामवासियों के लिए, अपने जिले के लिए बहुत खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री शिवराज सिंह चौहान जी एक साथ आ रहे हैं। कार्यक्रम में प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन संबंधी फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीणों एवं जन प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद करेंगे और सामूहिक भोज में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही लखपति दीदियों, ग्राम सभाओं, फुटबॉल खिलाड़ियों और जनजातीय मुखियाओं से भी प्रधानमंत्री के संवाद का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिला शहडोल के लालपुर के इसी मैदान से पीएम मोदी जब सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत करेंगे तो ये जनजातीय समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी, जो पीढ़ियों से इस बीमारी का दंश झेलने को मजबूर हैं। साथ ही प्रधानमंत्री यहां एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कैमरामैन संदीप और अपने सहयोगी अजीत द्विवेदी के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, शहडोल। प्रधानमंत्री मोदी के शहडोल दौरे को लेकर आम लोगों में जबरदस्त उत्साह है। लोग पीएम मोदी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खुशी महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे माननीय पीएम सर हमारे गांव पगरिया में शहडोल जिला में आ रहे हैं। तो हम आजीविका मिशन से जुड़ करके आज हम लखपति दीदी बन गए हैं। अब हम सर माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से हो सकता है करोड़पति भी बन जाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का आगमन हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी हर्ष की बात। हम कभी ये नहीं सोचे थे कि हमारे पास पक्का मकान होंगे या कि वो गैस चूल्हे जलेंगे या कि हमारे पास शौचालय होंगे। हम कभी नहीं सोचे थे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी का ही देन है। हमारे गांव पकरिया में श्रीमान हमारे पीएम सर आ रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत तहे दिल से उनके स्वागत में लगे हुए हैं। उनके आने से इतनी उत्सुकता और खुशी है कि पहली बार मिलने जा रहे हैं उनके सामने और पहली बार करीबी से उनसे मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नई दिल्ली में 17वें भारतीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। इसका उद्देश्य सहकारी आंदोलन में विभिन्न रुझानों पर चर्चा करना, अपनाए जा रहे सर्वोत्तम तौर तरीकों को प्रदर्शित करना, उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार विमर्श करना और भारत के सहकारी आंदोलन के विकास के लिए भविष्य की नीतिगत दिशा तैयार करना है। इस कांग्रेस में करीब 7 से 8 देशों के प्रतिनिधि आएंगे और करीब 24 से ज़्यादा विदेश से प्रतिनिधि आएंगे। इस कांग्रेस में देश के प्राइमरी सोसाइटी से लेकर तहसील, डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश और नेशनल लेवल के लीडर करीब 3,500 से ज़्यादा लोग को हमने बुलाया है और ये लीडर्स के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से माननीय प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिलेगा। देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को 3 साल का एक और कार्यकाल दे दिया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनको फिर से नियुक्त किए जाने को मंजूरी दे दी है। तुषार मेहता को 10 अक्टूबर 2018 को सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। बाद में उनके कार्यकाल में विस्तार किया गया था। साथ ही 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी 3 साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किए गए हैं। जिन्हें फिर से नियुक्त किया गया है उनमें विक्रमजीत बनर्जी, के.एम. नटराज, बलबीर सिंह, एस.वी. राजू, एन. वेंकटरमन और ऐश्वर्या भाटी शामिल हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में हलचल तेज होती जा रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार कर लिया है। उधर संसद की स्थायी समिति में भी इसको लेकर मंथन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला
और कहा कि एक ही घर में दो कानून कैसे चल सकते हैं। पीएम मोदी के इस बयान के बाद देश में सियासी घमासान मच गया है। तमाम राज्यों में इसको लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। उत्तराखंड में जल्दी ही इस पर बड़ी पहल हो सकती है। उत्तराखंड में सत्ता पर काबिज होने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता पर कमेटी बनाई थी। कमेटी ने इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं और लोगों से बात की। 4 जुलाई 2022 से शुरू हुई बैठकों के सिलसिले में अब तक 63 बैठकें हो चुकी हैं। शुक्रवार को कमेटी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और जल्दी ही इसे प्रदेश सरकार को सौंप दिया जाएगा। That the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee, along with the draft code, would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand. And I can tell you that will be very soon. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता प्रदेश की जनता की सहमति से लागू होने जा रही है। संविधान की धारा 44 उसमें प्रावधान है कि एक समान कानून सब जगह होना चाहिए और इसके लिए हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस आम चुनाव में विधानसभा में हमने उनके सामने ये प्रस्ताव उत्तराखंड की जनता के सामने रखा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपना बहुमत दिया, अपना समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सेवा का मौका देकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में, उनको बनाने की दिशा में उन्होंने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। कुछ दिन पहले ही 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता से विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू की थी। आयोग द्वारा जनता, सार्वजनिक संस्थान और धार्मिक संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों से 1 महीने में इस मुद्दे पर राय मांगी गई है। अब कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने विधि आयोग के प्रतिनिधियों को 3 जुलाई को उसके सामने पेश होने के लिए बुलाया है। संसदीय स्थायी समिति के प्रमुख और भाजपा सांसद सुशील मोदी का कहना है कि बैठक का किसी तरह से राजनीति से कोई संबंध नहीं है। कमेटी में विमर्श पत्र पर चर्चा होगी। ये जो लॉ एंड जस्टिस की कमेटी है, इसके अधिकार क्षेत्र में आता है पर्सनल लॉज पर विचार करना। इसलिए लॉ कमीशन का जो कंसल्टेशन पेपर है, जो विमर्श पत्र है, उस पर कमेटी विचार करेगी, उस पर कमेटी चर्चा करेगी और सभी पार्टी के लोग रहेंगे। तो इसको कोई पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है। ये तो जो कंसल्टेशन पेपर है उस पर चर्चा होगी कमेटी के अंदर। देश में इस मसले पर जारी सियासत के बीच कांग्रेस समेत कई दल इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो बीजेपी को विपक्ष के कुछ दलों का साथ भी मिल रहा है। आम आदमी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट भी इसका सैद्धांतिक तौर पर समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र है। समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून। इसमें धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग का भेद नहीं होगा, बल्कि विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति पर समान कानून होंगे। देश में धर्म के आधार पर कई निजी कानून लागू हैं, लेकिन अगर समान नागरिक संहिता को भविष्य में लागू किया जाता है तो देश में सभी धर्मों के लिए वही कानून लागू होगा जिसे भारतीय संसद द्वारा तय किया जाएगा। विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शनिवार से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। श्रद्धालुओं को सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना ना करना पड़े और अगर ऐसी नौबत आती है तो उन्हें समय रहते दुर्गम पहाड़ी इलाके में भी सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएं, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने पंथा चौक के एक ट्रांजिट कैंप में किए गए इंतजामों का जायजा लिया। पंथा चौक के ट्रांजिट कैंप में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस कैंप को कहा जा सकता है कि यात्रा का शुरुआती पड़ाव। देश भर से जो भी यात्री आते हैं वो पहले यहाँ पर रुकते हैं, उसके बाद अपने अलग अलग रूट्स पर, जो बालटाल से जाना चाहते हैं बालटाल से, जो पहलगाम से जाना चाहते हैं पहलगाम से, यहीं से होकर जाते हैं। क्या है इस ट्रांजिट कैंप का महत्व, ये जानने के लिए संयोजक हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम जान लेते हैं। ये यात्रा का प्रशासन द्वारा ट्रांजिट कैंप बनाया गया है। जो यात्री जम्मू से चल के आते हैं, लेट हो जाते हैं, 3 बजे के बाद उनको यहाँ रोका जाता है और जो वापसी यात्रा में आते हैं बालटाल से,
जम्मू की तरफ जाना है वो लेट हो जाते हैं, उनको भी यहाँ रोका जाता है, जिनकी संख्या रोजाना यात्रा के दौरान करीब 4 से 5 हजार रहती है। तो इस कैंप में 5000 से ज़्यादा यात्रियों की रुकने की सुविधा है और तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। लंगर की सुविधा है और चिकित्सा संबंधी सुविधा भी यहाँ पर 4 बेड का एक हॉस्पिटल है। इसके अलावा यहाँ पर एक मदद सहायता केंद्र भी बना हुआ है, जिसमें अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर यात्री करा सकते हैं, रुक सकते हैं। बहुत सारे यात्री भी इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर रुके हुए हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ, जो लंगर कमेटी की व्यवस्था है, हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, सुरक्षा है, साफ सफाई की व्यवस्था और इतनी बड़ी तादाद में जो कि 4 से 5 हजार लोगों को ठहरने की, उनके शौचालय, पीने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था बहुत ही अच्छा है, काबिले तारीफ है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर महिला यात्री भी हैं जो कि दूर दराज के इलाकों से आई हैं। आप जयपुर से जयपुर से आई हैं? हाँ, पहली बार आई हैं? पहली बार। अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा। इसमें कितना रेस्ट मिल जाता है? बहुत रेस्ट मिला अभी, बहुत ज्यादा। तो आप देख सकते हैं कि जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं बेहद खुश हैं और कई यात्री ऐसे हैं जिनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आने के बाद उन्हें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ इस ट्रांजिट कैंप की वजह से, क्योंकि यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर उन्हें गाइडेंस भी मिल रहा है, यहाँ पर ऑन द स्पॉट उनका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और यहाँ पर रहने की भी सुविधा है। और जिनका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है वो भी आने के बाद थोड़ा रेस्ट करके, थोड़े गाइडेंस लेके यहाँ से आगे जा सकते हैं। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है ये कैंप प्रशासन के कदमों में इस यात्रा को सुखद बनाने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।